हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट किया था और आज उसी गैमेटोजेनेसिस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis, ये दोनों प्रोसेस 3 स्टेज में कंप्लीट होते हैं। पहला स्टेज था मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा मैचुरेशन फेज। ठीक है, हमने कहा था कि अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे और अगर ओवम का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम oogenesis कहेंगे। फिर आपने देखा था एक टॉपिक जिसमें जो यॉर्क सैक था उसके अंदर आपको कुछ सेल्स देखने को मिल रहा था जिसे आपने कहा था प्राइमोडियल जर्म सेल्स। वो प्राइमोडियल जर्म से इंट्रायूटेराइन लाइफ में कहाँ माइग्रेट किया था? टेस्टिस और ओवरी के अंदर। अगर वो प्राइमोडियल जर्म सेल टेस्टिस के अंदर माइग्रेट किया था तो आपने कहा था स्पर्मेटोगोनिया, और वही स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाता था? स्पर्म का फॉर्मेशन करता था। और अगर वो ओवरी के अंदर माइग्रेट करता तो उसे हम क्या कहेंगे? oogonia, और वो oogonia क्या बनाएगा? ओवम का फॉर्मेशन करेगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस हमें कहाँ देखने को मिलेगा? बताइए, ये प्रोसेस कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस में भी अगर हम देखें तो कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। और आप जानते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट थे। एक सेल था जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा सेल था सर्टोली सेल, ठीक। ये दोनों जो सेल हैं ये कैसे हैं? हैप्लॉइड या डाइप्लॉइड? डाइप्लॉइड सेल्स हैं। अगर हम सर्टोली सेल्स के अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, देखिए ये जो आप सेल देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सेल आपको दिख रहा है ये सेल्स कौन सा है? स्पर्मेटोगोनिया। और इसी स्पर्मेटोगोनिया के बीच आपको क्या देखने को मिल रहा था? कॉलमनर सेल्स, सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो बताइए ये जो आपको सेल दिख रहा है ये कौन सा सेल है? सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स, राइट। और ये जो है सेल्स, ये कौन सा सेल है? स्पर्मेटोगोनिया, राइट। अब समझिएगा चीज़ों को। ये जो आप स्पर्मेटोगोनिया जो देख रहे हैं यही क्या बनाएगा? डिवीज़न करके स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और हम जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है इसमें 3 फेज है। पहला फेज का नाम है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर क्या होगा कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? डिवीज़न देखने को मिलेगा। और ये क्या बनाएगा? स्पर्मेटोगोनिया। जब इसके अंदर माइटोसिस प्रोसेस होगा, तो आप मुझे बताइए कि एक स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएगा? 2 स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो जो पहला बना इसे हमने कहा स्पर्मेटोगोनिया ए, और जो दूसरा है इसे हमने कहा स्पर्मेटोगोनिया बी। अब सुनना, ये जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए है इसका सिर्फ इतना ही काम है कि ये बार बार क्या करेगा? डिवीज़न करेगा और स्पर्मेटोगोनिया ए बनाएगा और स्पर्मेटोगोनिया बी बनाएगा। स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए जो है इसका सिर्फ एक ही काम है, डिवीज़न करना। लेकिन जो स्पर्मेटोगोनिया बी है ये क्या होगा? इसके अंदर हमें दूसरा फेज देखने को मिलेगा, दैट इज ग्रोथ फेज। और जब ग्रोथ होगा इसके अंदर तो ये क्या बनाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये क्या बनाएगा? इसके अंदर मियोसिस होगा और क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
क्या बनाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेगा। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा स्पर्मेटिड। क्या बनाता है? स्पर्मेटिड। और ये स्पर्मेटिड के अंदर डिफरेंशिएशन होगा और फाइनली ये क्या बनाएगा? स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए, मैंने कहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है ये कहाँ रन होता है? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस में भी कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे आपको दो तरह के सेल्स मिलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। यहाँ पे आपको स्पर्मेटोगोनिया दिख रहा है। स्पर्मेटोगोनिया का काम है सिर्फ डिवीज़न करना और अपने नंबर को इंक्रीज करना। तो एक स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जब डिवीज़न होगा तो ये क्या बनाएगा? दो तरह का स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा, स्पर्मेटोगोनिया ए एंड स्पर्मेटोगोनिया बी। स्पर्मेटोगोनिया ए फर्दर डिवाइड करेगा और फिर से ये दो तरह का स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। लेकिन जो स्पर्मेटोगोनिया बी है, ठीक है, जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है, ये ग्रोथ होगा इसके अंदर और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड बनाएगा एंड फाइनली स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आइए अब इसी चीज़ को हम डिटेल देखते हैं। हमारे पास एक स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया जब इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जब डिवीजन होगा, ठीक, तो ये क्या बनाएगा? स्पर्मेटोगोनिया ए, स्पर्मेटोगोनिया ए एंड स्पर्मेटोगोनिया बी। मैं इस साइड लिख रहा हूं स्पर्मेटोगोनिया गोनिया बी। ठीक, तो यहाँ पे जो आपको डिवीज़न देखने को मिला, ये कौन सा डिवीज़न होगा? यहाँ पे माइटोसिस। और इस फेज़ को हम कहेंगे, जब ये अपना नंबर को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो इस फेज़ को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज़। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन फेज़। ठीक है, ये आप सिर्फ कह सकते हो अभी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये अपने साइज को क्या करेगा? ये इनलार्ज करेगा। ये अपने साइज को क्या करेगा? इनलार्ज करेगा। और अब हम इसे कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इस प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया? ग्रोथ फेज। क्या बोला आपने? ग्रोथ फेज। ठीक, अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे होगा मियोसिस फर्स्ट। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस फर्स्ट। और जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो एक से कितने बनेंगे? दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा। एक से कितने बनेंगे? दो सेल्स का फॉर्मेशन। ये आप देख सकते हो। और इस सेल्स को हमने कहा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, अब इस हम जानते हैं कि जो मियोसिस है ये दो स्टेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो पहला मियोसिस 1 हुआ एंड अब क्या होगा? यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा मियोसिस सेकेंड। तो अब आप मुझे बताइए कि जब यहाँ पे मियोसिस सेकेंड होगा तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट
कितना सेल्स बनाएगा? 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे जो आपको जो सेल्स दिख रहा है, इस सेल्स को हम कहेंगे स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं इसे? स्पर्मेटिड। और ये जो स्पर्मेटिड है, यही स्पर्मेटिड क्या बनाता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो सेल्स आपको दिख रहा है, और इस सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। सेल से किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। यानी स्पर्म में हेड बनेगा, टेल बनेगा, मिडिल पीस बनेगा, यानी सेल डिफ्रेंशिएट हो रहा है स्पर्म में। तो इस प्रोसेस को, ये जो आपका जो सेल दिख रहा है, ये तो क्या है? स्पर्मेटोजोआ है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस, या हम इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं। तो यहां से ये जो फेज आपको दिख रहा है, ये जो फेज है आपका, ये जो फेज है मैच्योरेशन फेज है। मैच्योरेशन फेज है, ठीक। और इस बात को ये भी ध्यान रखना कि ये जो मैच्योरेशन जो फेज है, ये लॉन्गेस्ट फेज है। लॉन्गेस्ट फेज है किस चीज़ का? स्पर्मेटोजेनेसिस का। इन तीनों फेज में सबसे जो लॉन्गेस्ट फेज है वो कौन है? मैच्योरेशन फेज। तो हम बात कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। एक बार फिर से देखना, यहाँ पे हमारे पास है स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज देखने को मिलेगा, जिसके अंदर सेल्स अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस डिवीजन हुआ और क्या बनाया? स्पर्मेटोगोनिया ए एंड स्पर्मेटोगोनिया बी। जब एक माइटोसिस होगा स्पर्मेटोगोनिया, तो एक से 2 ही सेल बनेगा। तो एक बना स्पर्मेटोगोनिया ए और एक बना स्पर्मेटोगोनिया बी। मल्टीप्लिकेशन फेज समाप्त हो गया। अब इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर हमें ग्रोथ फेज देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा? सेल अपने साइज को क्या करता है? इनलार्ज कर लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज कहते हैं। अब जो इनलार्ज्ड स्पर्मेटोगोनिया जो दिख रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर हमें मियोसिस देखने को मिलेगा। अब मियोसिस जानते हैं कि ये 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, ठीक। तो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा, तो ये क्या बनाएगा? 1 से 2 सेल्स बनेगा, और इस दोनों सेल्स को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनाएगा? 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। और ये स्पर्मेटिड, इसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा, और फाइनली किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आइए अब हम क्रोमोसोम को देखते हैं। इसके अंदर देखिए, अगर हम बात करें स्पर्मेटोगोनिया, तो हमने अभी तुरंत कहा था कि स्पर्मेटोगोनिया कैसा सेल है? डिप्लॉइड सेल है ना। यानी इसके अंदर जो क्रोमोसोम का जो नंबर है, क्रोमोसोम का नंबर कितना है जी? 46। यानी 46 में से 44 तो आपका क्या होगा? ऑटोसोम होगा, और जो 2 क्रोमोसोम है X एंड Y, ये दोनों क्या हैं? सेक्स क्रोमोसोम है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हुआ? 46, यानी 2n। अब आप मुझे बताइए कि जब इस सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा, तो क्या सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस आएगा? नहीं। माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर के अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा? 44 प्लस X एंड Y।
यहाँ पे भी इस स्पर्मेटोगोनिया में भी 44 प्लस एक्स एंड वाई। ठीक, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जब इस स्पर्मेटोगोनिया बी के अंदर ग्रोथ फेज होगा, ग्रोथ होगा, साइज का इनलार्जमेंट होगा, तो सेल का साइज इनलार्ज होगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा क्या? नहीं, क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पे भी जो क्रोमोसोम होगा वो 44 प्लस एक्स एंड वाई ही होगा। ठीक है, अब जब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फर्स्ट मियोसिस होगा, तो हम जानते हैं कि मियोसिस फर्स्ट जो होता है इसे हम एक और नाम देते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। यानी इसके अंदर सेल का नंबर तो 2 होगा, साथ ही साथ जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यानी जो 44 ऑटोसोम है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। 44 में से 22 इसमें आ गया, 22 क्रोमोसोम इसमें आ गया। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स एंड वाई, तो एक एक्स जो है इसमें चला आएगा और दूसरा जो वाई बचा वो इस सेल्स के अंदर चला आया। तो रिडक्शनल डिवीजन के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, बताइए हैप्लॉइड है या डाइप्लॉइड? मैं लिख देता हूं यहां पे, स्पर्मेटोगोनिया डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड? डाइप्लॉइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड? डाइप्लॉइड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड? हैप्लॉइड। और जब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस सेकेंड होगा, तो मियोसिस सेकेंड को हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसे? इक्वेशनल डिवीजन, राइट, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो यहां पे सेल का नंबर तो डबल होगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहेगा। यानी क्रोमोसोम 22 तो ऑटोसोम रहेगा और एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम 22 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या होगा 20, जब ये सेल मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई। कोई समस्या यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। जब इस स्पर्मेटिड के अंदर डिफरेंशिएशन होगा तो सेल की तो मार्फोलॉजी चेंज होगी ना, क्रोमोसोम तो चेंज नहीं होगा। तो इस स्पर्म के अंदर भी हमें क्रोमोसोम कितना देखने को मिला? 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, और इस वाले में 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई। अब आप जब स्पर्म को देखेंगे तो यहाँ पे 50% स्पर्म जो है वो एक्स टाइप बना है और 50% जो स्पर्म है ये वाई टाइप बना है। तो एक्स टाइप का जो स्पर्म है इसे हम कहते हैं गाइनोस्पर्म, गाइनोस्पर्म कहते हैं। कितना परसेंट है ये? 50%। और जो 50% जो वाई टाइप का है इसे हम कहते हैं एंड्रोस्पर्म। क्या बोलेंगे? एंड्रोस्पर्म कहेंगे। कितना परसेंट बना ये? 50%। कोई दिक्कत? तो ये आपके सामने मैंने डिस्कस किया स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एक बात नोट करना, आपसे यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी पूछे जाते हैं, तो उसे भी एक बार देख लेते हैं। मैं इधर रब कर देता हूँ। आप मुझे बताना कि एक जो स्पर्मेटोगोनिया है, एक स्पर्मेटोगोनिया कितने स्पर्म को बना रहा है? 4 स्पर्म को बना रहा है। ठीक, अगर हम इसी को और दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पे जो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बना रहा है? 2 सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट बना रहा है और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बना रहा है, 4 स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म कितना बन रहा है, 4, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनने के लिए यहाँ पे जो मियोसिस लग रहा है, आप मुझे बताना कि मियोसिस कितना लग रहा है, 1 मियोसिस। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप मुझे बताइए कि 100 स्पर्म बनाने के लिए, आप मुझे बताना कि 100 स्पर्म बनाने के लिए जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए वो कितना चाहिए, तो आप कहेंगे ना कि सर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म बनाता है, तो 100 स्पर्म के लिए बताइए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितना होना चाहिए, 25। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनाने के लिए नंबर ऑफ मियोसिस कितनी चाहिए, 1। तो 100 स्पर्म बनाने के लिए मियोसिस कितना रिक्वायर्ड है, तो बताइए हमारा आंसर क्या होगा, 25। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आप इतना कॉपी करें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस किया और अब हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी। देखिए, हम जानते हैं स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, राइट। अब आगे देखना, अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का बनना क्या कहलाएगा, और फिर मैं आपसे पूछूं कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाएगा। तो देखिए, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म अगर बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और अगर स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या कहेंगे, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। नेक्स्ट, अगर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, या आप इसे कह सकते हो स्पर्मेटिलियोसिस। क्या कहेंगे, स्पर्मेटिलियोसिस, या आप इसे डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। आप इसे क्या कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिलियोसिस, डिफरेंशिएशन, या आप इसे एक और नाम दे सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपके कोई भी आपके ऑप्शन में मिल सकता है ये। ठीक है, अगर मैं आपसे इस तरह से पूछूं कि बताओ स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस को अगर हम मिला दें और मिलाकर हम क्या बोलेंगे,
अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। बात समझ में आई? तो ये सारा का सारा टर्मिनोलॉजी है। अगर आपको टर्मिनोलॉजी अगर याद है तो क्वेश्चन बनेगा, अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, आपसे पूछा जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना वक्त लेता है? तो ध्यान रखना, ड्यूरेशन of spermatogenesis 64 to 75 days। ठीक है, इतने दिन में स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म, अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसका लेंथ 60 माइक्रोमीटर होता है। अगर आप स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर आपको 4 चीज़ें मिलेंगे, 4 पार्ट, 4 पार्ट आपको मिलेगा। पहला जो पार्ट है इसे हम क्या कह रहे हैं? हेड। ये जो नैरो पोर्शन जो दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं नेक। और ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसे हम कहते हैं मिडिल पीस। मिडिल पीस, ठीक है, या आप इसे बॉडी भी कह सकते हैं। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? टेल। लेकिन टेल जो है ना, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो टेल का ये पार्ट, इसे हम प्रॉक्सिमल पार्ट कह रहे हैं, और जो दूसरा ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? डिस्टल। डिस्टल पार्ट। तो स्पर्म को 4 पार्ट में डिवाइड किया, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ठीक, जब आप हेड को स्टडी करेंगे ना, तो हेड के टिप के ऊपर, हेड का जो टिप है वहाँ पे एक आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहेंगे? एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के अंदर हमें कुछ एंजाइम देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें एंजाइम फील्ड देखने को मिलेगा। उस एंजाइम को हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन। क्या कहेंगे? स्पर्म लाइसिन। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होंगे, हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। उन सारे एंजाइम को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? स्पर्म लाइसिन कहते हैं। इसके बाद आप जब हेड को देखेंगे ना, तो इस हेड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये जो आप हेड पोर्शन जो देख रहे हैं, इस हेड पोर्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? न्यूक्लियस। क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस। देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा एंड प्रोटामाइन होगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये प्रोन्यूक्लियस है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। ये एक्टिव कब होगा? फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले। ठीक है, अब देखिए, जब आप नेक को देखेंगे तो नेक के अंदर आपको 2 स्ट्रक्चर मिलेगा। एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये जो आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल
सेंट्रियोल, और जो दूसरा स्ट्रक्चर है जिसे हम कह रहे हैं डिस्टल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। अब इन दोनों सेंट्रियोल का काम क्या है तो समझना। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो पहला क्लीवेज होगा जाइगोट के अंदर, उस क्लीवेज को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। फर्स्ट क्लीवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये फॉर्म करता है एक्सियल फिलामेंट। क्या बनाएगा ये, एक्सियल फिलामेंट का ये फॉर्मेशन करता है। तो ये जो आपको जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसका नाम है एक्सियल फिलामेंट। आपने सेल बायोलॉजी के अंदर सीलिया पढ़ा था, फ्लैगेला पढ़ा था। जब आप उसका ट्रांसफर सेक्शन कट किया था आपने, तो वहाँ पे कुछ आपको अरेंजमेंट देखने को मिल रहा था, 9+2, 9+0, इस तरह से अरेंजमेंट आपको देखने को मिला था। तो जो एक्सियल फिलामेंट है इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा कितना होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। अब आगे सुनना, इस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ यही डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, 9 प्रोटीन रॉड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक ये 9। चीजें समझ में आ रही हैं। और इसके चारों तरफ जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पाइरली क्या होता है, अरेंज होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पाइरल फॉर्म में क्या होगा, इसके चारों तरफ क्वाइल्ड होगा। और स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया को हम यहाँ पे कहते हैं, इसे डिस्कवर्ड किया था पहली बार एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है नीवेनकर्न, इसीलिए हम इसे कहते हैं नीवेनकर्न शीथ। नीवेनकर्न शीथ क्या कहेंगे, नीवेनकर्न शीथ कहेंगे। अब आप मुझे बताना कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ एनर्जी। ठीक, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर। इसीलिए बॉडी को हम एक और नाम देते हैं एनर्जी हाउस। इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी चैम्बर भी हम इसे कहते हैं। क्या कहेंगे, एनर्जी चैम्बर। ठीक, अब सुनना, मिडिल पीस और टेल इन दोनों के बीच में ये जो जंक्शन है हमारा, इस जंक्शन पे आपको एक सेंट्रियोल मिलेगा। इस सेंट्रियोल का नाम है रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल, क्या नाम है, रिंग सेंट्रियोल, या इसी को कहा जाता है एनुलस। क्या बोलते हैं, एनुलस या रिंग सेंट्रियोल। अब समझना कि ये जो लोअर पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये क्या है हमारा, फ्लैगेला। ये इसका क्या है, टेल। अब टेल में दो पार्ट है, एक प्रॉक्सिमल पार्ट है और एक डिस्टल पार्ट है। तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट है यहाँ पे आपको 2 प्रोटीन रॉड इस एक्सियल फिलामेंट के अराउंड आपको मिलेगा। तो अब आपसे अगर कोई पूछता है कि टेल के प्रॉक्सिमल पार्ट का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होगा, तो आप मुझे बताना एक्सियल फिलामेंट का अरेंजमेंट कितना है, 9+2 अरेंजमेंट है। और इसके चारों तरफ प्रोटीन रॉड कितने हैं, 2 है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो अरेंजमेंट है वो है 2+9+2। और अगर हम डिस्टल पार्ट की बात करें तो आप मुझे बताना इसका अरेंजमेंट कितना होगा, इसका अरेंजमेंट कितना होगा,
इसमें पूरा क्या होगा, रन करेगा हमारा कौन, एक्सियल फिलामेंट। ठीक, तो इसका अरेंजमेंट हो गया 9+2, और बताइए प्रोटीन रॉड है क्या, नहीं, तो इसका अरेंजमेंट हो जाएगा 0 + 9+2। समझ में बात आई। और जब आप मिडिल पीस को कट करेंगे और इसका अरेंजमेंट जब आप देखेंगे तो बताइए, सबसे पहले तो आपको एक्सियल फिलामेंट दिखेगा। एक्सियल फिलामेंट का अरेंजमेंट आप मुझे बताना कितना होगा, 9+2, और इसके अराउंड बताओ ये जो प्रोटीन रॉड दिख रहा है इसका नंबर कितना है, 9। तो बताइए इसका अरेंजमेंट कितना हो गया, 9+2। कोई दिक्कत है? तो ये आपसे रेयर केस में आपसे पूछा जाता है अरेंजमेंट। बेसिकली आप इतना चीज़ों को समझना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसका लेंथ 60 माइक्रोमीटर होता है। स्पर्म के अंदर हमें 4 पार्ट मिलेगा, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड के ऊपर आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जो हेड को कवर करता है, जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। इस एक्रोसोम को बनाने वाला कौन है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, इस एक्रोसोम के अंदर हमें कुछ एंजाइम देखने को मिलता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन, जो एग को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। अब हम अगर हेड की बात करें तो हेड के अंदर हमें देखने को मिलता है प्रोन्यूक्लियस, इसके अंदर डीएनए होगा एंड प्रोटामेन्स होंगे। कोई दिक्कत? अगर हम नेक की बात करें तो नेक में आपको 2 सेंट्रियोल मिलेगा, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है हेल्प करता है, हेल्प इन फर्स्ट क्लीवेज। किस में हेल्प करेगा ये, पहला क्लीवेज में ये हेल्प करेगा। जबकि ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, ये डिस्टल सेंट्रियोल बताइए क्या बनाता है, बोलो, एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ आपको 9 प्रोटीन रॉड देखने को मिल रहा था। अब आप मुझे बताना, इस प्रोटीन रॉड के चारों तरफ जो है माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज है, और स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, निबंकर्ण शीथ कह रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में है या बॉडी पार्ट में है, तो बताइए एनर्जी का जो जनरेशन होगा वो इसी चैम्बर के अंदर होगा, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी चैम्बर भी कहते हैं। मिडिल पीस और टेल के जो जंक्शन है, यहाँ पे आपको एक और सेंट्रियोल मिलेगा, रिंग सेंट्रियोल, इसका फंक्शन अननोन है। ठीक है, हमें ध्यान नहीं देना है। अब बताइए जो टेल है ये किस में हेल्प करता है, स्पर्म को मूव करने में हेल्प करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो इस तरह से आप इसे कॉपी कीजिए, या मैं आपको बता ही देता हूँ। जब आप एक्रोसोम देख रहे हैं, एक्रोसोम जब आप देख रहे हैं तो बताइए एक्रोसोम को बनाने वाला कौन है, मेडअप ऑफ, ये लिखा हुआ है मेडअप ऑफ गोल्जी बॉडी। किसका बना हुआ है, गोल्जी बॉडी का बना हुआ है। इस एक्रोसोम के अंदर हमें 3 एंजाइम मिलेगा। पहला जो एंजाइम है जिसका नाम है कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, क्या नाम है, कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम। दूसरा जो एंजाइम है जिसका नाम है जोनालाइसिन, जोनालाइसिन। और जो हमारा थर्ड एंजाइम है इसका नाम है हाइलोरोनिडेज। क्या कहते हैं हम इसे, हाइलोरोनिडेज कहते हैं। तो एक्रोसोम के अंदर हमें 3 एंजाइम मिलेगा, कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, हाइलोरोनिडेज एंड जोनालाइसिन। इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन। क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसिन। अब समझना कि जो एंजाइम है ये किस तरह से वर्क करता है। देखिए, जब फीमेल के ओवरी से एग जब रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन। आफ्टर ओवुलेशन जब आप देखेंगे एग को, तो सपोज ये क्या है, एग का सेकेंडरी oocyte है,
सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि जो एग रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही रिलीज होता है। इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ आपको एक नॉन सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ एक लेयर मिलेगा। इस लेयर का नाम है ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा, हम इसे क्या कहते हैं? ज़ोना पेलुसिडा। और इस ज़ोना पेलुसिडा के चारों तरफ आपको क्या मिलेगा? सेल्स मिलेगा, और उस सेल्स को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहेंगे? कोरोना रेडिएटा। इस सेल्स का नाम है कोरोना रेडिएटा। क्या कहेंगे? कोरोना रेडिएटा। अब ज़ोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा के बारे में थोड़ा सा समझना। ये जो लेयर है ना, ये सेलुलर है। कैसा है? सेलुलर है। जबकि ज़ोना पेलुसिडा कैसा है? एसेलुलर है। ये किसका बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन का, और ये क्या? जेली लाइक है। जेली लाइक है। बात समझ में आई? अब देखिए, ये जो कोरोना रेडिएटा जो आपको सेल्स जो दिख रहा है ना, ये सेल्स आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिक एसिड। ये किससे अटैच हैं? ये सेल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं हाइलुरोनिक एसिड से। हाइलुरोनिक एसिड की हेल्प से ये सेल आपस में क्या हैं? कनेक्टेड हैं। और इसी हाइलुरोनिक एसिड को हम क्या कहते हैं? एनिमल, क्या बोलते हैं? एनिमल सीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल सीमेंट कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इस एग को हमें क्या करना है? फर्टिलाइज करना है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए कौन आएगा? स्पर्म आएगा। और स्पर्म जब आएगा तो सेकेंडरी oocyte तक स्पर्म को जाना है, लेकिन उससे पहले हमें कई सारे एग मेम्ब्रेन हमें देखने को मिल रहा है। तो उस एग मेम्ब्रेन को हमें क्या करना होगा? डिसॉल्व करना होगा। उसे डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। और वो एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है? एक्रोसोम के अंदर में। ठीक, तो सबसे पहले जब स्पर्म आएगा तो बताइए, बाहर वाला जो लेयर है जिसका नाम क्या है? कोरोना रेडिएटा। क्या नाम है? कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करने के लिए एक्रोसोम के अंदर कौन प्रेजेंट है? बताइए, कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम। तो इस एंजाइम की हेल्प से कोरोना रेडिएटा को क्या करेगा? पेनेट्रेट करेगा, और फिर वो किसके कांटेक्ट में आएगा? ज़ोना पेलुसिडा के। जैसे ही ज़ोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है, एक्रोसोम फिर से रिलीज करेगा क्या? ज़ोना लाइसिन। और ज़ोना लाइसिन को जैसे ही डिसॉल्व करेगा, वो बताइए जो स्पर्म है वो सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आएगा, और फिर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये हाइलुरोनिडेज का क्या काम है? तो देखिए, जब स्पर्म कोरोना रेडिएटा से टच करेगा, ठीक है, तो इस एंजाइम का यूज करेगा। लेकिन मान लीजिए कि इस दोनों सेल्स के जंक्शन पे यहाँ पे अटैच हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज करेगा? हाइलुरोनिडेज, जो कि क्या करेगा? हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करेगा। मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? अब आइए, यहाँ पे हम कुछ टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लेना। अब हम कुछ टर्म को देखेंगे, वो टर्म आपको पता होने चाहिए, आपको कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। सबसे पहला जो टर्म है हमारा, इसे हम कहते हैं अस्परमिएशन। क्या है? अस्परमिएशन।
क्या होता है स्पर्मिएशन, तो समझना स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अगर वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होकर के बाहर जा रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन कहेंगे। तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हम उसे क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो टर्म है हमारा सेमिनेशन। अगर स्पर्म टेस्टिस से बाहर जा रहा है, टेस्टिस से बाहर रिलीज हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे सेमिनेशन। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वो है इजैकुलेशन। क्या है, इजैकुलेशन। अगर स्पर्म या हम बात करें सीमेन मेल बॉडी से रिलीज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इजैकुलेशन। ध्यान रखिएगा, ये मेल बॉडी से बाहर गया, हमने नहीं कहा कि ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर गया है, ये मेल बॉडी से सिर्फ बाहर गया है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इजैकुलेशन। तो रिलीज ऑफ स्पर्म या आप कह सकते हैं सीमेन फ्रॉम मेल बॉडी। और अगर यही सीमेन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, हमने क्या किया कि सीमेन को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में डाल दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। तो डिपोजिशन ऑफ स्पर्म सीमेन इनटू वेजाइना, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन। कुछ नहीं है, टर्मिनोलॉजी ही बायोलॉजी है। ठीक है। तो आपको टर्म याद रहेगा तो आपका जो आंसर है वो सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। तो स्पर्मिएशन क्या होता है, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। जब टेस्टिस से बाहर रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेमिनेशन। ठीक है। और अगर मेल बॉडी से रिलीज हो रहा है तो उसे हम इजैकुलेशन कहेंगे, और अगर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जा रहा है, वेजाइना के अंदर जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इजैकुलेशन, इंसेमिनेशन। ठीक। अब एक टर्म और मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो मैं छोड़ दिया हूं। ठीक है। तो आइए उसे भी हम देख लेते हैं, एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया, देखिए मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था स्पर्म काउंट। ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, कि अगर सीमेन के अंदर स्पर्म काउंट नॉर्मल से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया। और हमने कहा था कि अगर 20 मिलियन पर ml से अगर कम जाए तो ओलिगोस्पर्मिया का केस कहलाएगा। सोचिए अगर ऐसा हो कि सीमेन के अंदर स्पर्म ही ना हो, तो उस केस को हम क्या कहेंगे, एजोस्पर्मिया। तो हम कह सकते हैं absence ऑफ स्पर्म इन सीमेन क्या कहलाएगा, एजोस्पर्मिया। ठीक है। अब एक बात और मैं आपको पढ़ाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। मैंने कहा था कि जब एक इजैकुलेशन होता है तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है पर इजैकुलेशन।
इजैकुलेशन। तो बताइए एक इजैकुलेशन में जो स्पर्म रिलीज होता है वो कितना होता है? 200 to 300 मिलियन, ये आप जानते हैं। लेकिन नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए स्पर्म कितना चाहिए? तो ये समझना, अकॉर्डिंग टू NCERT फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए जो स्पर्म होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो ये जो 100% जो आपका स्पर्म जो दिख रहा है ना, कितना मिलियन है? 200 to 300 मिलियन। इसका 60% स्पर्म जो होना चाहिए, ये कितना है? 60% जो स्पर्म होना चाहिए उसका नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए। 60% sperm should be normal shape and size and 40% of them, समझना मैंने क्या कहा, 40% of them, 40% इसका नहीं, 40% इसका, ठीक है? तो 40% of them should be vigorous motile, vigorous motile। समझ में आया मैंने क्या कहा? ये बात को आप ध्यान रखना, ठीक है? ये टर्म आपके NCERT के अंदर दिया गया है, ठीक है? नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए जो स्पर्म चाहिए, ठीक है ना, जितना भी सीमेन में स्पर्म है उसका 60% स्पर्म कैसा होना चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड 40% उसका क्या होना चाहिए? इसका 40% स्पर्म क्या होना चाहिए? विग्रस मोटाइल होना चाहिए। क्लियर है? तो ये मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस किया स्पर्मेटोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है? और इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे oogenesis, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।